हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? चलिए, आज आपको नए चैनल डिजायर पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है। इसमें आपको क्लास 11th और 12th की कंप्लीट हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। मैं कुलदीप सिंह आप लोगों को लेके चलूंगा मैथमेटिक्स के समस्त पोर्शन जो 11th और 12th में यूपी बोर्ड विद कम्पिटिटिव एग्जाम के साथ पूछे गए प्रश्न है उनके साथ। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन और फंक्शन। इसका फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1। इसमें थ्योरी और साथ में हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहले तो हम लोग समझेंगे कि इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट क्या है, यानी व्हाट इज रिलेशन, संबंध क्या है और उससे किस प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं, एनसीईआरटी में किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या अदर रेफरेंस बुक में किस तरह के क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन फंक्शन। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके थ्योरी पार्ट को। चलिए देखिए, क्या है चैप्टर का नाम? संबंध तथा फलन। ये है चैप्टर का नाम, संबंध तथा फलन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन। बेसिकली ये चैप्टर दो पार्ट से बना हुआ है। फर्स्ट पार्ट इसका जो है वो संबंध है और सेकंड पार्ट जो है वो इसका फलन है। तो पहले हम लोग बात करेंगे संबंध के बारे में कि संबंध क्या होता है, और दूसरी बार हम लोग बात करेंगे कि फलन क्या होता है। तो स्टार्टिंग में संबंध को समझने के लिए आप लोगों को कुछ बेसिक जरूरतें हैं जो कि समझ में आनी चाहिए। क्या है बेसिक जरूरत इसको समझने के लिए? अब आप ये समझिए कि एक सेट ए है और इसके अंदर जो अवयव लिखे हैं वो मान लो 1 2 3 है, और दूसरा समुच्चय बी है सेट, इसके अंदर अवयव मान लो 2 3 4 है। संबंध बेसिकली होता क्या है? एक चीज का दूसरे चीज के साथ अटैचमेंट या जुड़ाव, यानी एक को दूसरे के साथ अगर हम जोड़ दें तो उसी को हम बोलते हैं संबंध। अब जोड़ने के तरीके अलग अलग होंगे, अलग अलग नियमों से जोड़े जाएंगे। उसी बात को हम लोग समझेंगे कि इनको आपस में कैसे जोड़ा जाता है। जैसे एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है। अगर समुच्चय ए का अवयव जो है वो समुच्चय बी के साथ संबंध बनाना चाहता है तो कैसे इनके बीच संबंध बनेगा, इस बेसिक बात को पहले हम लोग समझेंगे। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कि संबंध जब भी बनेगा तो हमेशा कम से कम दो चीजों का होना आवश्यक है। यानी सिंगल चीज पर संबंध नहीं बनेगा, अकेले का संबंध अकेले के साथ नहीं बनेगा। क्या होगा? संबंध बनने के लिए कम से कम दो का होना आवश्यक है। तो यहां पर हम चूंकि गणित की भाषा में बात कर रहे हैं संबंध का, तो एक संबंध यानी समुच्चय हमने लिया ए और दूसरा समुच्चय लिया है हमने बी। हम जानना चाहते हैं कि अगर समुच्चय ए का समुच्चय बी पर संबंध बने तो वो किस प्रकार से संबंध बन सकता है और क्या क्या संबंध बन सकता है। तो यहां पर आप देखिए, संबंध को समझने के लिए ए से बी पर अगर कोई संबंध बनना है तो हम सबसे पहला चीज सीखेंगे कार्तीय गुणन। क्या सीखेंगे बच्चों? कार्तीय गुणन। क्यों? क्योंकि इसी कार्तीय गुणन से ही सारे संबंध निकलकर आएंगे। जब इसको आप समझ पाओगे तभी आप समझ पाओगे कि संबंध होता क्या है और संबंध आपस में बनते कैसे हैं। कार्तीय गुणन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब सबसे पहले समझेंगे कि अगर एक समुच्चय है और दूसरे के साथ उसका कार्तीय गुणन बने, यानी पहले का दूसरे के साथ अगर संबंध बनाना हो तो वो कार्तीय गुणन किस प्रकार से बनाएंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा डायग्राम का यूज करते हैं। मान लेते हैं एक समुच्चय ए है और इसके अंदर अवयव है 1 2 3। दूसरा समुच्चय बी है और इसके अंदर अवयव लिखा है 2 3 4। हम जानना चाहते हैं कि अगर समुच्चय ए समुच्चय बी के साथ
जुड़ना चाहता है यानी संबंधित होना चाहता है तो कितने प्रकार से संबंध बना सकता है। अब उसका तरीका देखो, साधारणतया अगर एक आदमी ये 1 है और इनके 3 के साथ रिलेशन बनाना चाहता है तो ये क्या करेगा, 1 उठेगा, इनके साथ रिलेट हो जाएगा, 1 उठ के इनके साथ भी रिलेट हो सकता है, 1 उठ के इनके साथ भी रिलेट हो सकता है। यानी इसका मतलब अगर हम ए का बी के साथ कार्तीय गुणन बनाना चाहते हैं तो इसको हम निरूपित करेंगे ए क्रॉस बी से, ए कार्तीय गुणन बी इसको हम पढ़ते हैं। करेंगे क्या, समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ जितने भी अवयव हैं उनका कर्मित अंग बनाएंगे। कर्मित अंग का मतलब पहला अवयव लेंगे ए का और दूसरे के साथ जोड़ा बना देंगे छोटे कोष्टक में, उसी को हम बोलते हैं कर्मित अंग। फिर 1 का 3 के साथ बनाएंगे तो ये दूसरा कर्मित अंग बन जाएगा 1,3, तीसरा कर्मित अंग बन जाएगा 1,4। ये तो पहले 1 का सबके साथ कर्मित अंग बन गया। अगर हम दूसरा देखें तो 2 को हम स्टार्ट करें और इसका कर्मित अंग बना दे 2 के साथ, 2 का कर्मित अंग 3 के साथ बना दे, 2 का कर्मित अंग 4 के साथ बना दे, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो 2,2, 2,3, 2,4 बनेगा। इसी प्रकार से अगर हम 3 का कर्मित अंग बनाए 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, तो आप देखोगे जो टोटल कर्मित अंग आपका बन के तैयार हुआ वो क्या क्या बनेगा, 2,2 हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा, 3,2 हो जाएगा, 3,3 हो जाएगा और 3,4 हो जाएगा। अब देखो क्या बना है, एक समुच्चय ए है जिसके अंदर अवयव 1, 2, 3 है, दूसरा समुच्चय बी है जिसके अंदर अवयव 2, 3, 4 है। हमको परिभाषित करना है कि समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ जो कार्तीय गुणन है वो है क्या, कैसे उसको हम परिभाषित करें कि ये कार्तीय गुणन है। तो क्या कह रहा है, समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ जितना कर्मित बनता है, कर्मित का मतलब क्रम से देखो जोड़ा बना हुआ, कर्मित बने कर्मित युग्मों के समुच्चय, समुच्चय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मझले कोष्टक के अंदर लिखा है, यानी समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ बने कर्मित युग्मों के समुच्चय को दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणन कहते हैं। और इसको किससे निरूपित करेंगे, ए कार्तीय गुणन बी या ए क्रॉस बी से निरूपित करेंगे। अब देखिए इससे रिजल्ट क्या निकलने वाला है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि संबंध होता क्या है। तो जब संबंध की बात कर रहे हैं तो हमने कहा एक एग्जांपल में समुच्चय ए में 3 आदमी ले लिया और समुच्चय बी में भी 3 ले लिया और दोनों को रिलेटेड करना चाहते हैं। तो ये कह क्या रहा है, परिभाषित क्या कह रहा है, जब संबंध की हम लोग बात करेंगे इसकी, तो ये कह रहा है कि ए से बी में जो कार्तीय गुणन बना है ए क्रॉस बी, हमेशा जो संबंध आर होगा, ये गणितीय भाषा है, वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। अब इसका क्या मीनिंग है बेटा, इसकी मीनिंग को समझने के लिए आपको थोड़ा क्लास 11 में जाना पड़ेगा और उसके लिए समझना पड़ेगा उपसमुच्चय क्या होता है। उपसमुच्चय जब आपने क्लास 11 में पढ़ा तो देखिए आपको बताया गया था 11 में कि एक समुच्चय अगर ए है और इसके अंदर अवयव मान लो 1, 2, 3 है और इसका उपसमुच्चय अगर आपको बनाना है तो इसका उपसमुच्चय क्या क्या बनेगा। पहला उपसमुच्चय सबका फाई होता है, फाई का मतलब रिक्त समुच्चय, क्योंकि सबके पास ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि उसके पास कुछ भी नहीं। रिक्त का मतलब नल, नल का मतलब खाली, वो सबका भाग होता है, सबका पार्ट होता है, इसलिए प्रत्येक समुच्चय का पहला उपसमुच्चय रिक्त समुच्चय होगा, फाई होगा। अब दूसरा भाग का मतलब क्या है कि घर में अगर 10 परिवार है, एक आदमी भी उसका अगर आपके पास आ गया, इसका मतलब उस परिवार का वो सदस्य हो गया। तो एक भी सदस्य है, 2 भी सदस्य है, 3 भी सदस्य है, सारे भी सदस्य है, तो जब सारे को अलग अलग लिखेंगे तो वही उपसमुच्चय होगा। यानी दूसरा अवयव क्या बनेगा 1, फिर क्या बनेगा 2, फिर क्या बनेगा 3, ये तो फाई हो गया रिक्त समुच्चय, सिंगल सिंगल हो गया। अब डबल पे आइए, 1 को उठाइए 2 के साथ जोड़िए, 1 को उठाइए 3 के साथ जोड़िए, यानी 1,2, 1,3, फिर 2 को उठाइए 2,3, फिर इसके बाद पूरा का पूरा ले लीजिए 1, 2, 3। अब देखो कि कितने उपसमुच्चय बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें कितने अवयव थे, 3 अवयव थे। जब इसमें 3 अवयव थे तो इसका कुल उपसमुच्चय जो बना वो 8 बना, और 8 को लिख सकते हो आप 2 की घात 3।
जब क्लास 11th में यह बात पढ़ाया गया कि यदि कोई समुच्चय है और उसके अंदर n अवयव है तो उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात n होती है। यानी 3 है तो 2 की घात 3 बनेगा, 4 है तो 2 की घात 4 बनेगा, 5 है तो 2 की घात 5 बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर जितने अवयव है उसमें 2 की घात का जो मान होगा वही उसके उप समुच्चय होंगे। अब आ जाइए संबंध पर। संबंध क्या है? कह रहा है ए और बी के अंदर जो अवयव है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और इस पे गलतियां बहुत करते हो, इस पे क्वेश्चन खूब पूछाता है। ए और बी का ये कार्तीय गुणन है, तो कार्तीय गुणन में देखो कितने अवयव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव हुए। अब इसके कुल उप समुच्चय कितने बनेंगे? 2 की घात 9, यानी कुल कितने बनेंगे? 2 की घात 9। तो कोई पूछे कि अगर ए क्रॉस बी में 9 अवयव हैं, बताइए कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी? तो आप क्या बोलोगे? 2 की घात 9 संबंध बनेंगे, क्योंकि किसी भी समुच्चय के अंदर जितने अवयव होते हैं उसके जितने उप समुच्चय बनेंगे वही उप समुच्चय क्या कहलाएंगे? उसके कुल संबंध कहलाएंगे। तो किसी ने पूछ लिया, पहला प्रश्न बन सकता है कि ए और बी 2 समुच्चय हैं और उनके कार्तीय गुणन में 9 अवयव हैं, तो बताइए कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी? तो आप क्या बताओगे? कुल संबंधों की संख्या 2 की घात 9 होगी। किसके अवयव गिनेंगे? कार्तीय गुणन के। अब दूसरी बात इसमें और देखिए, क्वेश्चन क्या बन सकता है? समुच्चय ए में 3 अवयव, समुच्चय बी में भी 3 अवयव, तो इस ए का बी में जो कार्तीय गुणन बना वो कितना बना? 9। तो कहने का मतलब यह है कि 2 तरीके से प्रश्न बनेगा। एक तो समुच्चय ए है, समुच्चय बी है, ए में अवयव कितने हैं, बी में कितने अवयव हैं, दोनों का गुणनफल जो होगा वो दोनों के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या के बराबर होगा। पहला इंपॉर्टेंट बात, जैसे अगर हम क्वेश्चन कहें कि एक समुच्चय ए में 4 अवयव हैं, दूसरे समुच्चय बी में 3 अवयव हैं, बताइए ए कार्तीय गुणन बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो क्या लिखोगे? यदि ए में 4 बी में 3 तो अवयवों की संख्या ए क्रॉस बी में कितना होगा? 12। इस क्वेश्चन को मैं यहां करा ही देता हूं जिससे ये हमेशा के लिए आप लोगों को आ जाए, फिर इसके बाद हम लोग बैग में आ जाएंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है एक समुच्चय ए है जिसमें अवयवों की संख्या, यानी ए में दे देते हैं, मान लो 1 2 3 4 है, और दूसरा समुच्चय बी है जिसमें अवयवों की संख्या मान लो 4 है ना। इसका मतलब Na का मतलब नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यानी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 हो गई। समुच्चय बी में अवयवों की संख्या Nb कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, तो आप क्या लिखोगे? पहले में जितने अवयव हैं 3 गुणे दूसरे में जितने हैं 4, दोनों का गुणनफल जो आएगा वो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या होगी। यानी अगर हम इस बात को नोट में लिखना चाहें, यानी फार्मूले के रूप में लिखना चाहें, तो आप क्या कह सकते हो कि यदि समुच्चय ए में यम अवयव तथा समुच्चय बी में यन अवयव हो तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या यमयन होगी। यमयन का मतलब दोनों का गुणन जो होगा उसके बराबर होगी। ये पहला इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आपको 2 समुच्चय दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि पहले समुच्चय में इतने अवयव हैं, दूसरे में इतने अवयव हैं, बताइए इनके कार्तीय गुणन में कितने अवयव होंगे? तो दोनों समुच्चयों के अवयवों की संख्या का गुणनफल जो होगा वो उनके कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या के बराबर होगी। ये तो गलती नहीं करते आप लोग, ये तो मान लो कर लेते हैं। गलती कहां करते हैं? अभी यही पूछ ले इसी प्रश्न को कि एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है,
ए में 3 अवयव हैं, बी में 4 अवयव हैं, बताइए ए से बी में संबंध कितने बनेंगे। क्या क्वेश्चन पूछ लिया, संबंध कितने बनेंगे। तो क्या करता है बच्चा, 3 गुणे 4 सर 12 संबंध बनेंगे। नहीं नहीं, 12 संबंध नहीं बनेंगे। कितने बनेंगे, 2 की पावर 12 बनेंगे। कितने बनेंगे, 2 की पावर। क्यों, क्योंकि ए और बी के क्रॉस में टोटल 12 हो गए। अब 12 का जितना उप समुच्चय बनेगा वो क्या कहलाएगा, उसका कुल संबंध कहलाएगा। देखो यही परिभाषा मैंने लिखा है यहां पर। क्या लिखा है कि संबंध जो होता है वो समुच्चय ए और बी के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। संबंध का परिभाषा यही है कि यदि ए तथा बी दो आरिक्त समुच्चय हो, आरिक्त का मतलब जिसके अंदर कम से कम कुछ अवयव हो, आरिक्त समुच्चय हो, तो ए से बी में जितने कार्तीय गुणन बनेंगे, संबंध जो होगा वो उस कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होगा। अर्थात इसी के अवयव को लेकर ये संबंध बनेंगे। तो कुल संबंध जब पूछ लेगा तो इसका मतलब जितने कुल उपसमुच्चय बनेंगे उतने कुल संबंध होंगे। यानी दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें कि इस तरह का प्रश्न बनाया जाए, क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लो अगर इसी क्वेश्चन की बात करते और कहते हैं कि बताइए कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी। इसको हम पहला पार्ट कर देते हैं और इसको हम दूसरे पार्ट में कर देते हैं। यहां सेकंड पार्ट हो गया। यानी क्या पूछ लिया क्वेश्चन, ए से बी में कुल संबंधों की संख्या क्या होगी। तो आप क्या कहोगे, ए से बी में कुल संबंधों की संख्या क्या लिखोगे, 2 की पावर ये जितने इसमें है और इसमें जितने हैं, यानी पहले में अगर यम है दूसरे में यन है तो 2 पावर यम एन, यानी 2 पावर यम का मतलब 3 गुणे 4 बराबर 2 की घात 12 संबंध टोटल बनेंगे। अब इसी बात को अगर आपको नोट करना है तो लिख सकते हो यहां पर, नोट नंबर 2 ले लो। क्या होगा, यदि समुच्चय ए में यम अवयव तथा समुच्चय बी में यन अवयव हो तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी, 2 पावर यम एन होगी। तो 3 बातें यहां से हम लोगों ने सीखी। पहला चीज क्या सीखा, 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन कैसे बनता है। पहला इंपॉर्टेंट बात है, 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणन का मतलब यह है कि पहले समुच्चय का दूसरे समुच्चय के साथ जितने कर्मित युग्म बन सकते हैं इनको दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणन कहते हैं। कैसे बनाओगे बेटा, पहले समुच्चय का पहला अवयव लोगे, दूसरे के साथ जितने जोड़े बन सकते हैं बनाओगे, फिर पहले समुच्चय का दूसरा अवयव लोगे, दूसरे के साथ जोड़े बनाओगे, तो पहले समुच्चय का तीसरा अवयव लोगे, दूसरे समुच्चय के सारे अवयव के साथ जोड़ा बनाकर उनको मझले कोष्टक के अंदर लिख दोगे तो वो क्या कहलाएगा, दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणन कहलाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर एक समुच्चय में यम अवयव है दूसरे में यन अवयव है तो दोनों के कार्तीय गुणन में कुल अवयवों की संख्या दोनों के गुणनफल के बराबर होगी। यानी पहले में अगर 4 हैं दूसरे में 3 हैं तो टोटल कितने कार्तीय गुणन बनेंगे, 12। तो इससे यह मालूम चल जाएगा कि कुल कितने कार्तीय गुणन बनेंगे। जैसे यहां पर ए में 3 है, बी में 3 है, देखो 3 गुणे 3 9 बने हुए हैं। तीसरी बात क्या है,
ए से बी में संबंध, क्योंकि हमको तो संबंध ही पढ़ना है, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या कितनी बनेगी, तो क्या करोगे, पहले में जितने अवयव गुणे दूसरे में 2 पावर कर दो, तो कितना बन जाएगा 2 पावर 3। यहां पर अगर ए में 3 है तो समुच्चय कितने बनेंगे 2 की घात 3, तो इसी तरह इनके 3 3 9 हो जाएंगे और 2 की घात 9 संबंध बनेगा। और वो क्या क्या बन सकता है, 5 बनेगा, सिंगल सिंगल को लेकर बना सकते हो, डबल को लेकर बना सकते हो, यानी इसके जितने उप समुच्चय बन सकते हैं वह सारे कुल संबंधों की संख्या के बराबर होगा। तो ये बेसिक बात था, जहां पर हमने कार्तीय गुणन पढ़ लिया, कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या पढ़ ली और एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय पर जो संबंध बनेगा उन संबंधों में कुल कितने संबंध हो सकते हैं, यानी टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, वो हमने बात कर लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसका, संबंध के प्रकार का, यानी कितने प्रकार के संबंध होते हैं। चलिए देखिए, अगर हम लोग बात करें प्रकार की, तो यहां पर है हमारा अगला हेडिंग संबंध के प्रकार। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए क्या क्या है संबंध के प्रकार, थोड़ा समझिएगा। पहला जो संबंध होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये है आपका स्वातुल्य संबंध। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा जो संबंध इसका है उसको हम बोलते हैं सममित संबंध। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। हर नंबर पे जो है इसको हम बोलते हैं संक्रामक संबंध। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। नंबर 4 में इन तीनों का गुण एक के आदमी के अंदर समा जाएगा, तो उसको हम नाम देते हैं तुल्यता संबंध। इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए ये 4 संबंध जो है ये तो एकेडमिक यानी बोर्ड के एग्जाम्स में सिलेबस में है। इसके अलावा भी 3 संबंध और हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको बोर्ड के लिए तो ये 3 ही पढ़ने हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ 2 तरीके से प्रश्न बनेंगे। आप लोग जैसे ही एक बार पूरा वीडियो देखोगे, आपको फिर ये जीवन में कभी ऐसा नहीं होगा कि जहां पर संबंध के प्रकार को पहचानने या लिखने में कभी दिक्कत होने वाला है, क्योंकि लोग इसमें इतना कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को कि क्या होता है कि बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि एक्चुअल क्या करना है और क्या देखना है, जबकि है इतना स्पष्ट चीजें कि बहुत आराम से आप सारे के सारे प्रश्न को आराम से कर सकते हो। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब सही तरीके से इसको समझोगे तो। और अगर आपने भरमा दिया यानी डिफरेंट लोगों के डिफरेंट चीजें देख ली, तो इतना कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं कि वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रिलेशन कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो ये 3 है आपका एकेडमिक के सिलेबस में है। बाकी के 3 और हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पीय प्रश्न में आपसे पूछे जाएंगे ऑप्शन में, और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे एनडीए का एग्जाम्स है, जेईई मेंस का एग्जाम्स है, वहां पूछे जाते हैं। तो वो भी मैं थोड़ा सा लेके चलता हूं, क्योंकि जो
जो पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें कम से कम इतना तो हम लोग कर ले कि ऑप्शन में जो कुछ आए उसको हम समझ सके कि इसका मतलब क्या है। चलिए देखिए नंबर 5 में क्या है वो समझिए आप लोग। 5वां, ये 4 सिलेबस में, इसके बाद है तत्समक संबंध। अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिकल रिलेशन। नंबर 6 में आएगा रिक्त संबंध। जिसको हम बोलते हैं इम्पटी आर नल रिलेशन। और नंबर 7 में ये है आपका सार्वत्रिक संबंध या समष्टीय संबंध भी इसको बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये टोटल आपके 7 प्रकार के संबंध होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में आपके विकल्प में मौजूद रहेंगे। इनमें से कोई 4, और आपको अगर ये 7 तरीके के संबंध आते हैं तो किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे बनाया जाए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इस संबंधों के प्रकार को समझने के लिए कुछ चीजें हैं जो बेसिक आपको समझनी पड़ेगी। वो क्या है बेसिक चीजें? संबंध जब क्वेश्चंस बनाएगा, यानी संबंध पे कोई भी प्रश्न बनेगा तो उस पे 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहला प्रकार जो होगा उसको हम बोलेंगे रोस्टर विधि या तालिका विधि में संबंध कैसे बनता है। यानी संबंध का निर्माण 2 प्रकार से, जैसे आपने समुच्चय में क्लास 11 में पढ़ा था कि समुच्चय को 2 प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। पहला प्रकार है जिसको हम रोस्टर विधि या तालिका विधि कहते हैं। इसी तरह दूसरा प्रकार जो है वो गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो वही तरह से संबंध का निरूपण भी 2 विधियों द्वारा किया जाएगा। पहला विधि जो होगा वो होगा रोस्टर विधि या तालिका विधि, और दूसरा विधि जो होगा वो होगा गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। यानी संबंध का 2 प्रकार से निरूपण किया जाएगा। पहला प्रकार है, यहां पर हम आगे बात कर लेते हैं कि संबंध को कैसे लिखा जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि संबंध का निरूपण कितने प्रकार से किया जाएगा। अब देखिए निरूपण में पहली विधि है, इसको बोलते हैं रोस्टर विधि या इसी का नाम है तालिका विधि। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड। ये क्या है? कह रहा है कि अगर कोई संबंध इस प्रकार से लिखा जाए जिसमें अवयवों को मझले कोष्टक के अंदर सीधा क्रमिक युग्म के रूप में लिख दें, तो इस प्रकार का जो संबंध होगा उसको क्या करना है, आपको समझना है कि वो रोस्टर विधि या तालिका विधि में लिखा गया है। जैसे अगर हम ये कहें कि एक संबंध आ रहा है जो कि इस प्रकार से क्वेश्चन में लिखा है 1,1 1,2 2,2 1,3 3,2, यानी नंबर्स हो, अवयव हो, मझले कोष्टक के अंदर सीधे कामा लगाकर क्रमिक युग्म के रूप में लिख दिए जाए, तो आप समझ जाएंगे कि इस प्रकार का जो संबंध बना है उसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर विधि या तालिका विधि। एक और उदाहरण ले लो, इसमें R1 लिख लो, इसको R2 लिख लो, दूसरा संबंध लिख देते हैं AB
बी सी सी ए, ऐसे संबंध। यानी यदि कर्मित युग्म के अंदर अवयवों को मझले कोष्टक के अंदर सीधा एक दूसरे से कामा लगाकर निरूपित कर दिया जाए तो इस प्रकार के संबंध को रोस्टर विधि या तालिका विधि में निरूपण किया गया संबंध कहते हैं। अब दूसरा इसका प्रकार अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यह है दूसरा। जो दूसरा नंबर का निरूपण होगा वो होगा आपका गुण विधि या इसी का नाम है समुच्चय निर्माण विधि। यानी दूसरा क्या है, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड आर सेट बिल्डर मेथड। यानी दूसरी वाली जो निरूपण की विधि है वो क्या है, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि है। अभी ये कौन सी विधि हो गई, कह रहा है समुच्चय के अब की बार अवयव न लिखकर मझले कोष्टक के अंदर उनके गुण को लिख देंगे, यानी समीकरण के रूप में लिख देंगे कोई चीज। जैसे मान लो ऐसे हमने लिख दिया कि एक संबंध आर है जो यक्स का वाई के साथ है और वो क्या दिया है, यक्स प्लस 2y बराबर 5 है। अभी एक्स वाई क्या है बता दो, यहाँ पर एक्स वाई नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है या जो भी आपका है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर समीकरण के रूप में या किसी गुण प्रॉपर्टी के रूप में, जैसे अगर मान लो हमने दूसरा यहां पर लिख दिया, एक संबंध और लिख देते हैं, आर बराबर कर्मित युग्म ए कामा बी ए बी से पूर्णतया विभाजित है। अब वो ए समुच्चय दिया रहेगा किसका किस पे संबंध है, लेकिन पहचान करने के लिए हमको इतना ही समझना है कि अगर इस तरह के संबंध लिखे गए हैं तो वो किसको निरूपित करेंगे, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो बच्चों दो प्रकार के ही प्रश्न इस पूरे चैप्टर में बनने वाले हैं। यानी या तो आपको समुच्चय में समुच्चय निर्माण विधि या रोस्टर विधि या तालिका विधि में प्रश्न दिया जाएगा। जैसे ये मान लो प्रश्न बन गया और आपसे कहा कि बताओ ये जो संबंध लिखा है ये कौन सा है, स्वातुल्य संबंध है कि सम्मित संबंध है कि संक्रामक संबंध है कि तीनों है अर्थात तुल्यता संबंध है, या इनमें से कोई तत्समक रिक्त और सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल रिलेशन है। तो क्या करना है, इस प्रकार के अगर संबंध आपको लिख कर दिए गए हैं उनको पहचान करनी होगी कि ये किस प्रकार का संबंध है। तो पहला प्रश्न तो ये बन गया। अब दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, अगर इस प्रकार का संबंध लिख दिया जाए और कहा जाए कि पहचानो कि ये कौन सा संबंध है। तो कुल मिला के इस चैप्टर के अंदर सिर्फ दो प्रकार के ही प्रश्न बनने वाले हैं, एक तो रोस्टर विधि या तालिका विधि में संबंध बनेगा और आपको पहचान करना होगा कि स्वातुल्य सम्मित संक्रामक बोर्ड के लिए या तुल्यता में से कौन सा संबंध ये होगा, या गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि में इस तरह का संबंध देगा और आपको पहचानना होगा कि बताइए ये किस प्रकार का संबंध है। तो कुल दो तरीके से पूरे चैप्टर्स में क्वेश्चंस बनने वाले हैं और उसको पहचानना है आपको कि किस प्रकार का ये संबंध आपका है। अब हम बात करेंगे एक एक करके संबंधों के प्रकार के बारे में, यानी स्वातुल्य संबंध क्या होता है, इस तरह का प्रश्न दिया जाए तो कैसे पहचानेंगे कि स्वातुल्य संबंध है कि नहीं है। संक्रामक संबंध, सम्मित संबंध, तुल्यता संबंध, यानी जो संबंध के प्रकार है क्वेश्चंस को देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा संबंध है। तो एक एक करके हम लोग अब संबंध को लेकर चलेंगे और जो प्रश्न बनने वाले हैं वो कैसे हम उसको करेंगे, यानी पहचानेंगे कैसे। देखिए बहुत बड़ा मैथमेटिक्स में कुछ होता नहीं है,
इस कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ गया आपको तो क्वेश्चन को कितना भी घुमाएगा आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप प्रश्न को रटने का कोशिश करते हो तो उन केसों में आपको अब जैसे ही क्वेश्चंस को चेंज करता है आपको दिक्कत होना शुरू हो जाता है। तो आप हमेशा प्रश्न पे मत भागो, आप कॉन्सेप्ट भागो। प्रश्न डिफरेंट डिफरेंट इसलिए करेंगे क्योंकि हमको प्रैक्टिस हो जाए कि हर तरीके से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है और उन प्रश्नों को करने के तरीके क्या हो सकते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट, फिर इसके बाद प्रैक्टिस के लिए प्रश्नों का बौछार, है ना, ये वाला हम लोगों को काम करना है। तो चलिए ये पहला स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में हम लोग किसकी बात करते हैं? संबंध के प्रकार की। तो पहला प्रकार में आपके पास जो संबंध था वो था स्वातुल्य संबंध। बच्चों थोड़ा बताइएगा कि ये रेड वाला आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसका राइटिंग यानी वो कि नहीं आ रहा है। चलिए हम इसकी अंग्रेजी हिंदी में लिख देते हैं, उसमें लिख देते हैं व्हाइट से, जिससे आप लोगों को अगर ये स्वातुल्य दिखने में दिक्कत होगा तो आप इसको तो आराम से देख सकते हो। पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है ये तो समझना पड़ेगा, है ना। समतुल्य संबंध होता क्या है थोड़ा देखिएगा ध्यानपूर्वक, बहुत ही साधारण है, कुछ भी नहीं करना है। दुनिया का कोई भी प्रश्न बना दे, मेरी 100% गारंटी आप लोगों के साथ है कि आपको कोई फंसा नहीं पाएगा संबंध के किसी भी टॉपिक में। बस केवल ध्यान पूर्वक इसको आप लोग देखिए और समझने का प्रयास करिए। जैसे ही एक बार दिमाग में ये बात बैठ गया तो आपको कोई भी प्रश्न ऐसा किताब के अंदर किसी भी नहीं मिलेगा जो कि आप ना कर पाओ। ठीक है, बहुत साधारण विधि से, बहुत साधारण तरीके से मैं आपको ये बात बताने वाला हूं। क्या करिए कि मान लीजिए एक समुच्चय ले लेते हैं ए, और इनके अंदर हम कुछ अवयव ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया 3 अवयव ही ले लिया, 1 2 3, और हम एक संबंध बनाते हैं आर। ये कैसा बनाते हैं? ये संबंध हम ए का ए पर बनाते हैं। अब ये क्या लिखा है इसका मतलब समझो। कह रहा है एक संबंध आर, ये दो जो बिंदी लगी है इसका मतलब होता है सच दैट। सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार। क्या होता है? इस प्रकार। यानी एक संबंध आर है जो इस प्रकार है कि समुच्चय ए का ए पर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा यानी ए क्रॉस ए बनेगा, उसी में से कुछ चुराया जाएगा संबंध, यानी उसमें से कुछ भाग लेकर संबंध बनाया जाएगा। तो पहला प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं ये बात बना के। यानी इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जैसे ए का ए के साथ अगर हम कार्तीय गुणन बनाएं तो देखो इसी ए को 2 बार समझो बच्चों कि ये 1 2 3, फिर अगले ब्रैकेट में 1 2 3 लिखा है। 1 को लेंगे और तीनों के साथ संबंध बनाएंगे तो कर्मित क्या बनेगा? 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3। फिर अब 2 को लो सबके साथ बनाओ तो 2 कामा 1, 2 कामा 2, 2 कामा 3। फिर 3 को लेकर सबके साथ बनाओ 3 कामा 1, 3 कामा 2 और 3 कामा 3। ये क्या बन गया? ए क्रॉस ए। इसको क्यों बनाया है? क्योंकि जो यह बात लिखा है आर सच दैट, यानी आर इस प्रकार है जो ए का ए पर संबंध है। इसका मतलब समझने के लिए कि ए का ए पर संबंध का मतलब जो आर होगा वो सदैव ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होगा। ए क्रॉस ए के उपसमुच्चय का मतलब कि इसमें से ही कुछ अवयव लेकर या सभी अवयव लेकर ही संबंध बनना है ना। तो अब मान लीजिए हम इसमें से कुछ अवयव लेकर संबंध बना दिए। जैसे मैंने ये है एक संबंध बना दिया, क्या लिख दिया है? इसमें से कुछ ले लेते हैं। 1 कामा 1 ले लिया, 2 कामा 1 ले लिया, 1 कामा 3 ले लिया और 2 कामा 3 ले लिया, और ये हमने लिख दिया संबंध, यानी इसी के अवयवों को लेकर कोई एक आर लिख दिया। अब हम जानना चाहते हैं कि बताइए ये संबंध जो दिया गया है क्या यह संबंध आपका स्वातुल्य संबंध है कि नहीं है। तो स्वातुल्य संबंध क्या कहता है? स्वातुल्य संबंध की परिभाषा यह है कि यह संबंध जो है यह कहता है कि यदि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर हो, यानी
जो संबंध आर बने उसमें ए और ए हो, कब? इसका मतलब होता है बेटा एवरी, एवरी बिलोंग्स टू, यानी एवरी ए इज बिलोंग्स टू क्या है? ए है। अब इस बात को समझने का प्रयास करिए कि जो ए है वो समुच्चय ए का अवयव हो, और जो अवयव समुच्चय ए के अंदर है उसका जो अपने का अपने के साथ, अपने का अपने के साथ जितना संबंध बन सकता है, अगर वो आर में है तो वह स्वातुल्य होगा, नहीं तो स्वातुल्य नहीं होगा। ये सांकेतिक भाषाओं में थोड़ा सा आप लोगों को परेशान करता है, तो मैं इसको सीधे सीधे बताता हूं कि इसका क्या मतलब है और कैसे इसको आप देखोगे। क्या करिए, ये समुच्चय ए को देखो, कितने अवयव हैं? 1 2 3, कितना भी लिखा है 1 2 3 1 2 3 4 ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये तो दिखाई देगा ना कि कौन कौन सा अवयव दिया है। अब दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 है, तो 1 2 3 जो 3 अवयव हैं वो अपने का अपने के साथ क्या बनाएंगे? 1 1 के साथ बनाएगा तो 1 1 बनेगा, 2 2 के साथ अपने का बनाएगा तो 2 2 बनेगा, 3 3 के साथ बनाएगा तो 3 3 बनेगा। अगर इसमें से यह 1 1 2 2 3 3 कम से कम का मतलब रिक्वायरमेंट है इतना तो होना ही चाहिए, कम से कम अगर इस आर में मौजूद हो तो वह स्वातुल्य होगा, नहीं तो स्वातुल्य नहीं होगा। ज्यादा हो सकता है लेकिन कम इससे नहीं हो सकता। यानी अगर कोई दुनिया का संबंध बनाए और पहचान करनी है कि यह स्वातुल्य संबंध है कि नहीं है, तो आप सिर्फ इस ए को देखो, और जो यह अपने का अपने के साथ बनाता है अगर उतना कम से कम मौजूद है तो इसका मतलब वो स्वातुल्य होगा। अब हमारे पास यह प्रश्न बना और पूछा गया कि बताइए यह स्वातुल्य है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? देखेंगे क्या इसमें 1 1 2 2 3 3 है कम से कम। अगर है तो यह 100% स्वातुल्य है, नहीं है तो स्वातुल्य नहीं। हमको दिखाई क्या दे रहा है? 1 1 तो है लेकिन 2 2 3 3 इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, इसका मतलब यह स्वातुल्य संबंध नहीं है। पूछ लिया किसी ने क्यों नहीं है बच्चा, तो कहोगे कि चूंकि सर 2 2 और 3 3 इसमें विद्यमान ही नहीं है, इसलिए यह स्वातुल्य संबंध नहीं है। तो क्या लिखेंगे? स्वातुल्य संबंध नहीं है, स्वातुल्य संबंध नहीं है। कारण कोई पूछा तो लिखोगे 2 2 तथा 3 3 जो है वो आर में विद्यमान ही नहीं है, यानी 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए यह स्वातुल्य संबंध नहीं। अच्छा अगला प्रश्न मान लो इसी में हम लिख देते हैं सेकंड नंबर में, ये आर लिखा है, ये लिख दिया 1 1 2 2 3 3। अब भैया ये स्वातुल्य हो गया, कुछ और लिखोगे तब भी यह स्वातुल्य होगा, नहीं लिखोगे तो भी यह स्वातुल्य होगा, यानी इतना यह स्वातुल्य है। अब कुछ और क्या लिख सकते हो? इसी का अवयव लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि बाहरी कुछ लिख दो, कह दो सर आपने कहा था कम से कम इतने है तो कम से कम इतना रहा, हमने तो लिख दिया और आप कह रहे थे कि कम से कम इतना होगा स्वातुल्य होगा। नहीं, पहला कंडीशन है कि आर जो होगा वो हमेशा एक रास ए का उपसमुच्चय ही होना चाहिए, यानी इसके अलावा और कोई अवयव अगर लोगो तो वो संबंध ही नहीं है, स्वातुल्य सम्मित संक्रामक की तो बात ही हटा दो। ठीक है, तो क्या समझना है? इसका कोई भी अवयव, जैसे मान लो हमने 1 2 ले लिया, 2 2 3 ले लिया और पूछा कि बताइए स्वातुल्य है कि नहीं है, तो हमको ज्यादा लफड़स पता नहीं है, बस एक बात ये देखना है कि संबंध में 1 2 3 के अलावा और कोई अवयव नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो संबंध नहीं होगा। पहला चीज ये अटैक करना है, और दूसरा देखना है स्वातुल्य के लिए कि अगर इसमें 1 2 3 है तो क्या इसमें 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर 1 1 2 2 3 3 इसमें विद्यमान है तो वह स्वातुल्य संबंध होगा, और अगर नहीं विद्यमान है तो स्वातुल्य संबंध ये नहीं होगा, क्योंकि हमको यहां पर 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट है, इसलिए हम कहेंगे कि हां यह स्वातुल्य संबंध है।
चलिए एक प्रश्न और बच्चों हम ले लेते हैं, जिससे ये हमेशा के लिए आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो रोस्टर विधि में कोई भी संबंध दिया जाए, पूछा जाए स्वातुल्य है कि नहीं है, क्या देखना है बच्चों? ये आपको समुच्चय ए के अवयव देखने हैं। जो अपने का अपने के साथ संबंध बनेगा, अगर वह कम से कम इस आर में मौजूद है तो वह स्वातुल्य होगा, और अगर नहीं मौजूद है तो स्वातुल्य नहीं होगा। अच्छा मान लो मैंने ये प्रश्न लिख दिया 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 1,2 और 2,3 लिख दिया, और पूछा कि बताइए यह बच्चों स्वातुल्य संबंध है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप तो कहोगे कि सर 1 1 2 2 3 3 मैंने देख लिया और इसके अंदर था तो मैंने कह दिया स्वातुल्य है। नहीं, इसमें देखोगे क्या ऐसा कोई तो अवयव नहीं है जो इसके अलावा 1 2 3 के अलावा है। अगर आप देखो तो इसमें 4,4 आ गया, और 4,4 क्या है? एक का अवयव ही नहीं है 4। तो भैया जब ये कह दिया पहले ही कि हमेशा आर जो संबंध होगा वो एक रास ए का उपसमुच्चय ही होगा, इसीलिए इसको बनाया था कि इसके अलावा अगर कुछ लिख दिया जाए तो वो संबंध नहीं है। तो जब संबंध ही कोई चीज नहीं है तो काहे का स्वतुल्य, काहे का सम्मित और काहे का संक्रामक। तो ये तो कोई और प्रकार इसका हो ही नहीं सकता है। इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे कि यह स्वातुल्य संबंध नहीं है। ये हो गया हम लोगों का पहला संबंध, स्वातुल्य संबंध। किस चीज़ की? रोस्टर विधि में अगर कोई प्रश्न लिखा हो और पहचान करना हो कि यह स्वातुल्य संबंध है कि नहीं है, तो हम कैसे पहचान करेंगे? अब हम लोग बात किसका करेंगे? इसी प्रकार से अगर कोई संबंध दिया जाए रोस्टर विधि में और पहचानना हो कि वो सम्मित संबंध है कि नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे? संक्रामक है कि नहीं है तो कैसे पहचानेंगे? तुल्यता है कि नहीं की पहचानेंगे? पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा फिर इसी तरह गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि में अगर कोई संबंध दे दिया जाए, पहचान करनी है कि यह स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों में से कौन सा है कौन सा नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे? फिर इसका दूसरा प्रारूप क्वेश्चन का जो बनेगा वो लिख के कैसे दिखाएंगे। ये तो पहचानने वाली बात हो गई। फिर इसके बाद इसी बात को लिखना होगा। एकेडमिक में क्या कहेगा? सिद्ध कीजिए यह एक तुल्यता संबंध है। तो हमको हर स्टेप को लिखना होगा। तो उसके लिखने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे हम लिखते हैं, ये सीखेंगे। यही इतना इस चैप्टर के अंदर है। तो आगे का जो सम्मित संबंध होगा उसका हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे कि ये सम्मित संबंध क्या होता है, रोस्टर विधि में संबंध दिया है तो कैसे पहचानेंगे, गुण विधि में संबंध दिया है तो कैसे पहचानेंगे, फिर संक्रामक संबंध पढ़ेंगे, फिर तुल्यता संबंध पढ़ेंगे। अभी आपको इस चैप्टर के अंदर जो बातें याद रखनी है वो क्या क्या रखनी है? कार्तीय गुणन किसे कहते हैं, ए और बी दो समुच्चय के अवयव दे दें, कुल कार्तीय गुणन कितने बनेंगे, ए और बी में दो समुच्चय दे दें, कुल संबंध कितने बनेंगे। जैसे इसमें पूछ ले कुल संबंधों की संख्या ए का ए पर कितने हैं, तो 2 एक रास ए 9 हुआ, 2 की घात 9 संबंध बनेंगे। एक रास ए में कुल कितने अवयव होंगे, तो आप लिखोगे केवल 9 अवयव होंगे। ठीक। और इसके बाद आपको समझना है कि स्वातुल्य संबंध क्या होता है। पहले का यानी अपने का अपने के साथ जितने संबंध बन सकते हैं वो अगर आर में मौजूद हैं तो वो एक स्वातुल्य संबंध होगा। पहचानने का तरीका मैंने आपको सिखा ही दिया कि समुच्चय देखो, जो जो अवयव दिए हैं अगर वह अपने का अपने के साथ संबंध बनाते हैं तो वो स्वातुल्य संबंध होंगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा हो सकता है लेकिन उससे कम कुछ भी गुंजाइश नहीं है। तो ये इतनी बात हम लोगों ने आज के क्लास में पढ़ी है। अब अगले क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, बाकी आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अभी 2-3 दिन बाद ये क्लास लाइव क्लास होने लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको जो भी क्लास चलेगी उसका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा और आप उस हिसाब से जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि अभी शेड्यूल थोड़ा बन रहा है बाकी सब्जेक्टों का भी, तो ये आपको मिलता रहेगा। ठीक, चलिए गुड नाइट बच्चों,